हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के भूगोल से संबंधित प्रीवियस ईयर्स एग्जाम यानी कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में आपके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी सवालों का हम यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी RS एग्ज़ाम, SI एग्ज़ाम और आपके सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यह आपकी एक मैराथन क्लास होने वाली है। मैराथन क्लास क्यों होने वाली है? क्योंकि यहाँ पर लगभग हम 225 प्लस सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 225 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी बड़ी क्लास यहाँ पर रहेगी, आप इसे डबल स्पीड में देख सकते हो। मेनली यहाँ पर हम भारत का भौतिक प्रदेश, जलवायु प्रणाली, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता बारे में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को आप मिस ना करें, इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इससे आपको पता लगेगा किस प्रकार के सवाल आपके भारत के भूगोल से संबंधित एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 2026 में आए हुए सवाल देखने वाले हैं। तो पहला सवाल देखिए, डांग श्रेणी, डुंडवा श्रेणी और चुरिया घाट पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो डांग श्रेणी, डुंडवा श्रेणी और चुरिया घाट ये किसका भाग हो जाएगी? तो ये आपके शिवालिक श्रेणी का भाग हो जाएगी। तो याद रखिएगा, चुरिया मुरिया की पहाड़ियाँ, डुंडवा श्रेणी और डांग श्रेणी जो है ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। अगला सवाल है, भारत में अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करे तो उसे निम्नलिखित पर्वतों की श्रृंखला का क्या क्रम दिखाई देगा? तो भारत में अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ यात्रा करेंगे तो हमें कौन सा यहाँ पर क्रम दिखाई देगा? यहाँ पर 3 दिए गए हैं, विंध्याचल दिया गया है, सतपुड़ा दिया गया है और अजंता दिया गया है। तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले विंध्याचल है, फिर आपकी सतपुड़ा आती है, फिर अजंता की पहाड़ी आपकी आती है जो कि महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा आपका MP में है और विंध्याचल जो है ये भी आपका MP और राजस्थान में थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको व्यवस्थित करना है लद्दाख, शिवालिक, कराकोरम, जास्कर। यह सवाल आपका RS 2025 में पूछा गया था। तो इसे कैसे याद रखते हैं हम? कभी भी पूछा जाए उत्तर से दक्षिण तो एक ट्रिक आपको याद रखनी, कलेजा। तो सबसे पहले आपकी आती है कराकोरम, फिर आपकी आती है लद्दाख, फिर जास्कर और लास्ट में आपकी कौन सी आ जाएगी? शिवालिक यहाँ पर आ जाएगी। तो कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो सबसे पहले आपकी कौन सी आ जाएगी? कराकोरम यहाँ पर आ जाएगी। तो C यहाँ पर होना चाहिए, फिर आपकी लद्दाख आएगी यानी A यहाँ पर होना चाहिए, फिर आपका D हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका B हो जाएगा। तो C आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? तो कांगड़ा घाटी आपसे पूछी जाए या कुल्लू घाटियाँ पूछी जाए, ये किस हिमालय में स्थित है? तो ये लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। ऑप्शन C यहाँ पर आपका सही होगा। ये भी आपके 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? जो केटू पर्वतमाला है वो ट्रांस हिमालय दिया गया है, बिल्कुल सही है। कुल्ला कांगड़ी आपकी कुमाऊं हिमालय दिया गया है, ये भी आपकी सही हो जाएगी। तो कुल्ला कांगड़ी याद रखिएगा कुमाऊं हिमालय में स्थित है। करेबाज आपकी कश्मीर हिमालय में हो जाएगी। पीर पंजाल यहाँ पर लद्दाख में नहीं है, तो B यहाँ पर आपका गलत हो गया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जो ये पीर पंजाल श्रेणी है ये कौन से हिमालय में आपकी स्थित है? बेसिक सा सवाल है, कमेंट करके जरूर बताना। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, हरी के दून और नालागढ़ दून सबसे बड़े दून हैं, फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में है और कंचनजंगा अरुणाचल हिमालय में है। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके बिल्कुल सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, ये बात बिल्कुल सही है, लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है। और यहाँ पर फूलों की जो घाटी है वह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में है। तो C भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर B भी आपका गलत है और यहाँ पर D भी आपका गलत है। तो A और C यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं। तो अनुदैर्ध्य घाटियाँ कौन सी हो जाएगी? जो कि लघु हिमालय और आपकी शिवालिक हिमालय के मध्य में पाई जाती है। कुल्लू, कांगड़ा, देहरादून। तो इनमें से कौन सी घाटियाँ वो हो जाएगी? तो यहाँ पर कुल्लू भी हो जाएगी, कांगड़ा भी हो जाएगी और देहरादून भी हो जाएगी। ये तीनों घाटियाँ जो है ये आपकी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में पाई जाती है। तो B यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और चोटियाँ दी गई है। ठीक है, एक तरफ द्वीप है, एक तरफ चोटी है। जैसे कि उत्तरी अंडमान दिया गया है, दक्षिणी अंडमान दिया गया है और ग्रेट निकोबार यहाँ पर दिया गया है और इसके अलावा मध्य अंडमान भी यहाँ पर दिया गया है। तो इनकी चोटियाँ आपको मिलानी है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा है? उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान की चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये सेंडल पीक आपकी हो जाएगी। उत्तरी अंडमान की कौन सी हो जाएगी? सेंडल पीक यहाँ पर हो जाएगी। तो ये याद रखना आप, सेंडल पीक यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, उत्तरी अंडमान की। और फिर अगर आपसे दक्षिणी अंडमान की पूछी जाए तो दक्षिण अंडमान की भी आपको ध्यान रखनी है।
दक्षिण अंडमान की आपकी कौन सी हो जाएगी, माउंट कोयोब यहाँ पर हो जाएगी। माउंट कोयोब जो है वो दक्षिणी अंडमान की यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछी जाए ग्रेट निकोबार की कौन सी है, तो ग्रेट निकोबार की यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो माउंट थुल्लर जो है दोस्तों, ये माउंट जो है थुल्लर, ये आपकी कहाँ की हो जाएगी, ग्रेट निकोबार की हो जाएगी। ये आपके अभी जो एग्जाम हुआ था शायद पटवारी के एग्जाम में भी पूछी गई थी, ठीक है। माउंट थुल्लर जो है ये आपकी किसकी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी ग्रेट निकोबार की। तो ग्रेट निकोबार की चोटी कौन सी है, माउंट थुल्लर। फिर आपकी बचती है मध्य अंडमान की, तो मध्य अंडमान की कौन सी हो जाएगी, माउंट डिओवोलो हो जाएगी। तो मध्य अंडमान की कौन सी है, डियावोलो। तो ये चारों चोटी आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बनता है। क्योंकि एग्जामिनर जब भी सवाल बनाता है तो या तो वो पूछेगा उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक हो जाएगी। दक्षिणी अंडमान की कौन सी है, तो दक्षिण अंडमान की माउंट कोयोब हो जाएगी। ग्रेट निकोबार की पूछी जाए तो माउंट थुल्लर हो जाएगी। और अगर आपसे मध्य अंडमान की पूछी जाए तो माउंट डियावोलो यहाँ पर हो जाएगी। तो बी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, डोडा बेटल चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो डोडा बेटल चोटी कौन सी पर्वत श्रृंखला में आपकी स्थित है, तो ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है उसमें स्थित है। तो दोदा बेटी भी बोला जाता है, इसे दोदा बेटल बोल दिया जाता है, ठीक है। डालमा तथा पोरहाट की पहाड़ियां अवस्थित है। तो डालमा की पहाड़ियां और पोरहाट की पहाड़ियां आपकी कहां पर स्थित है, तो ये आपकी छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ये डिप्टी जेलर में पूछा गया था आपका। तो डालमा याद रखिएगा, डालमा और इसके अलावा पोरहाट, डालमा और पोरहाट की जो चोटियां हैं ये आपकी छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से पश्चिम से पूर्व की ओर सही व्यवस्थित है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको चलना है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर आपको चलना है और आपको बताना है भैया कौन सा क्रम यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, पश्चिम से पूर्व की ओर सिप किला दर्रा आ जाएगा। फिर आपका लिपुलेख दर्रा आएगा, फिर आपका जेलेपला आएगा, फिर आपका बोमडिला आएगा। बोमडिला दर्रा आपका कहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। जेलेपला दर्रा कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा आपका कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। और आपका सिप किला दर्रा कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा। तो चारों आपको ध्यान रखने हैं। सिप किला पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसके अलावा एक और पूछा जाता है रोहतांग दर्रा, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है, जेलेपला सिक्किम में है और बोमडिला कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये क्रम से चल रहे हैं हम, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है। तो जो आपका लघु हिमालय है इसका भाग कौन सी श्रेणी यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो धौलाधर भी है, मसूरी भी है, पीर पंजाल भी है। तो अभी मैंने आपको एक सवाल दिया था, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था। तो क्या हो जाएगा, तो लघु हिमालय किस में है, मतलब पीर पंजाल किस में आ जाएगी, लघु हिमालय में आ जाएगी। मसूरी किस में है, लघु हिमालय में आ जाएगी। धौलाधर, धौलाधर कहाँ पर है आपकी, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। याद रखना, धर पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन धौलागिरी पूछी जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी, तो ये शायद मेरे को जहाँ तक पता है ये कहाँ पर हो जाएगी, धौलागिरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, शायद नेपाल में या असम में हो जाएगी, ठीक है। तो कमेंट करके बताना धौलागिरी आपकी कहाँ पर है। तो यहाँ पर तो आपका राइट आंसर जास्कर हो जाएगा। जास्कर क्यों हो गया, क्योंकि जास्कर आपकी लघु हिमालय में नहीं आती है, ठीक है। आगे देखिए, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति मिलती है। तो ये एलडीसी 2024 में पूछा गया था। करेवा की भू आकृतियां आपको कहां पर देखने को मिलेगी, तो ये कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी, कश्मीर में, ठीक है। अगला सवाल है, हिमालय की चोटियों के सही समूह की पहचान कीजिए। तो हिमालय की जो चोटियां हैं उनके सही समूह की आपको पहचान करनी है। तो हिमालय की चोटियां कौन सी हो जाएगी आपकी, एक तो कामेट चोटी हो जाएगी, नंदा देवी चोटी हो जाएगी उत्तराखंड में, और एक आपका नंगा पर्वत हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी चोटियां हैं, ये हिमालय की चोटियां हैं। तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। धौलागिरी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। धौलागिरी यहाँ पर नहीं होगा, धौलागिरी यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा मकालू भी यहाँ पर नहीं होगा। मकालू, मनसालू, धौलागिरी ये आपकी हिमालय की चोटियों के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो पूर्वांचल हिमालय ये भी आपका सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। जो आपका पूर्वांचल हिमालय है वहाँ पर कुछ चोटियाँ पाई जाती है, जैसे कि नागा की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ, बेरिल पहाड़ियाँ, पटकोई बूम की पहाड़ियाँ। तो इनको आपको क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर आपको चलना है। तो इन चारों को आपको जमाना है। तो जमाइए भैया, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी, पटकोई बूम की पहाड़ियाँ आ जाएगी, फिर आपकी नागा की पहाड़ियाँ आ जाएगी, फिर आपकी बेरिल की पहाड़ियाँ यहाँ पर होगी, और लास्ट में आपकी मिजो की पहाड़ी आ जाएगी। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, फिर आपकी यहाँ पर आ जाएगी नागा की पहाड़ियाँ, फिर आपकी आएगी बेरिल की पहाड़ी, और फिर आपकी आएगी मिजो की पहाड़ी, ठीक है।
धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। तो धौलाधर तो मैं आपको बता चुका हूँ, धौलाधर श्रृंखला जो है ये तो आपकी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो ये किसके अंतर्गत आपकी आ जाएगी, तो ये आपकी लघु हिमालय के अंतर्गत आएगी। डी यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है। तो हिमालय की अगर सबसे पश्चिम चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो ये चोटी का नाम आपको बताना है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, गौरीशंकर, नामचा बरवा, मंकालू और धौलागिरी। तो हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर धौलागिरी जो है वो यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी कौन सी है, तो ये आपकी धौलागिरी हो जाएगी। आगे देखिए, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम की ओर आपको चलना है। तो अब आपको चलना है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो मैंने आपको बता ही दिया कलेजा, ठीक है, और इस लास्ट में आपका पीर पंजाल आ जाएगा। तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पहले हम उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे थे, तो सबसे पहले आपके कराकोरम आ रहा था, फिर लद्दाख था, फिर जास्कर था, फिर यहाँ पर शिवालिक या पीर पंजाल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर उल्टा कर दिया इसने, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है। तो पहले पीर पंजाल आ गया, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर कराकोरम है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सरंधता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है। तो शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वो भाग यहाँ पर पूछा गया है जहां पर नदियां जो है अत्यधिक सांद्रता के कारण जो है ये विलुप्त हो जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, भाबर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भाबर यहाँ पर हो जाएगा। और ये भी आपका सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ही पूछा गया है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको चलना है और सही अनुक्रम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो आपके दक्षिणी भारत है वहाँ की पहाड़ियाँ यहाँ पर दी गई है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको चलना है। ये आपका IAS एग्जाम का सवाल है। तो यहाँ पर नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई, यहाँ पर आपका सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, कोकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश है। तो कोकण है, कनारा है, मालाबार उप प्रदेश है। तो कोकण, कनारा और मालाबार ये किसके उप प्रदेश यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान के उप प्रदेश यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान, कोकण, कनारा, मालाबार। ये मालाबार काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो पश्चिम तटीय मैदान के ये क्या हो जाएंगे भैया, पश्चिम तटीय मैदान के क्या हो जाएंगे, उप प्रदेश यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कोकण, कनारा, मालाबार, पश्चिम तटीय मैदान जो है उसके आपके क्या है, उप प्रदेश हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का अगर पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम आपसे पूछा जाए तो क्या बता दोगे, तो बता देना चाहिए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको चलना है। ठीक है, इस तरीके से आपको चलना है। तो दक्कन हो गया, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्कन हो गया, दंडकारण्य का पठार हो गया, फिर छोटा नागपुर का पठार हो गया, मेघालय यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, मेघालय लास्ट में 2 ऑप्शन में दिया गया है, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। तो दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर मेघालय का पठार। आगे देखिए, नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है। तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में आपकी कौन सी श्रेणी स्थित है, तो यहाँ पर आपकी सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, सही कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बात तो सही है। नालागढ़ दून सबसे बड़ा है। तो नालागढ़ दून क्या सबसे बड़ा है, तो ये सोचने वाली बात है। नामचा बरवा अरुणाचल में है। तो ये बात भी आपकी सही है। और फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड में है। तो ये बात भी सही है आपकी, फूलों की घाटी जो है ये हिमाचल और उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर आपका जो है 1 सही है, 3rd सही है, 4 सही है, 2 यहाँ पर आपका गलत हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून स्थित है। तो पूछा जाए ये दून जो है ये कहाँ पर स्थित है आपके, देहरादून है, कोटली दून है और पाटली दून है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल व शिवालिक के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, एक तो आपका हिमाचल है और एक आपका शिवालिक है। यानी हिमाचल किसे कहा जाएगा, तो ये मध्य या लघु हिमालय को कहा जाता है, और शिवालिक के मध्य में ये स्थित है आपके। तो देहरादून, कोटली दून और पाटली दून ये आपके मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है। मध्य हिमालय को हिमाचल भी बोल दिया जाता है। यह आपके रीट एग्जाम लेवल 2 में पूछा गया था। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है। तो हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी किसका एक भाग है, ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था। तो ये किसका भाग हो जाएगा, लघु हिमालय का भाग यहाँ पर हो जाएगा। द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो द्वार स्थलाकृति जो है इसके लिए कौन सा हिमालय आपका प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा द्वार स्थलाकृति अगर आपसे पूछी जाए तो सिक्किम हिमालय इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा हिमालय, सिक्किम हिमालय इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर आपको चलना है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर आपको चलना है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, क्रम गलत नहीं करना है, क्योंकि सवाल आते हुए भी क्रम गलत कर दोगे तो सवाल ही गलत हो जाएगा।
तो दीपू दर्रा आ गया अरुणाचल प्रदेश में, फिर जेलेपला दर्रा आ गया आपका सिक्किम में, फिर नीति दर्रा आ गया आपका उत्तराखंड में, फिर रोहतांग दर्रा आ गया आपका हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्रम से हम चले हैं। सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए भैया, पीर पंजाल श्रेणी बनिहाल दर्रा, जास्कर श्रेणी फोटुला दर्रा, लद्दाख श्रेणी खारदुल्ला दर्रा और धौलाधर श्रेणी आपका सिप किला दर्रा। तो यहाँ पर एक जगह मिस्टेक होगी। पीर पंजाल का तो बनिहाल दर्रा बिल्कुल सही है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी में ही आपका बनिहाल दर्रा बना हुआ है, जास्कर श्रेणी में आपका फोटुला दर्रा है और लद्दाख श्रेणी में आपका खारदुल्ला दर्रा है या खारदुंग दर्रा है, लेकिन धौलाधर श्रेणी में आपका सिप किला दर्रा नहीं है, ठीक है। ये तो आपका कहाँ पर हो जाएगा, सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो नए युवा निक्षेप जो होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो नई मिट्टी जो होती है इसे खादर के नाम से जानते हैं हम। बी यहाँ पर आपका सही होगा। और जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं उन्हें भाबर कहा जाता है। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट के बारे में बात की जाए तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये RS 2023 का सवाल है आपका। तो ऑप्शन के हिसाब से महेंद्रगिरी यहाँ पर सही माना गया है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। कयाल यानी आपके पश्च जल पाए जाते हैं। तो कयाल जो होते हैं ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सवाल भी ऑलरेडी काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। कयाल जो है ये मालाबार तट में आपके पाए जाते हैं। मालाबार तट यानी कि पश्चिम तटीय मैदान में ये आपके पाए जाते हैं, मालाबार तट। वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वर्कला बीच भारत के किस राज्य में यहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। तो याद रखिएगा, वर्कला बीच जो है यहाँ क से निकाल लेना आप, तो ये केरल में ही आपका स्थित है। आगे देखिए, सुमेलित करना है आपको गुरु शिखर, धूपगढ़, डोडा बेटा और सासेर कांगरी। सिंपल सा सवाल है, आराम से आप कर सकते हो। कराकोरम, सतपुड़ा, नीलगिरी और अरावली। तो गुरु शिखर तो किसका हो गया? अरावली का हो गया। तो ए में तो 5 चला जाएगा, 2 ही ऑप्शन में दिया गया है। और आपका धूपगढ़ जो है ये किस में आ जाएगा? ये सतपुड़ा में आ जाएगा। तो बी में आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका वैसे ही सही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर डोडा बेटा किस में आ जाएगा? नीलगिरी में आ जाएगा। और आपका जो बचा कौन सा? सासेर कांगरी। तो ये किस में आ जाएगा? ये कराकोरम में आपका आ जाएगा, सासेर कांगरी। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो नुब्रा घाटी में आपका कौन सा हिमनद जो है ये अवस्थित है? तो यहाँ पर आपका सियाचिन अवस्थित है, ठीक है। ये वीडियो एग्जाम का सवाल है। सियाचिन आपका नुब्रा घाटी में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय प्रदेश में अवस्थित है? तो प्रायद्वीपीय प्रदेश जो है उसमें अवस्थित कौन से पठार है? प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित है बुंदेलखंड, मेघालय, मालवा, दक्कन और लद्दाख। तो देखने से पता लग गया कौन सा यहाँ पर नहीं होगा। तो बुंदेलखंड है, मेघालय है, मालवा है, दक्कन है। लेकिन लद्दाख तो वैसे भी नहीं होगा, तो 5 तो यहाँ पे वैसे ही गया, ठीक है। बुंदेलखंड भी आता है, यहाँ पर मालवा भी आता है और दक्कन भी आता है। और प्रायद्वीपीय पठार में आपका मेघालय का भाग भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है 1 2 3 4 यहाँ पर सही माना गया है। तो यहाँ पर सी आपका सही होगा। अगला सवाल है, डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो डोडा बेटा चोटी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? नीलगिरी की पहाड़ियों में हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा ना होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो दर्रा ना होकर वो क्या है? एक पहाड़ी श्रृंखला है। तो पश्चिमी घाट जो है ये दर्रा नहीं है, ये पहाड़ी श्रृंखला है। जबकि थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट ये दर्रे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण की दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में अवस्थिति का सही क्रम आपको बताना है, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में तो सबसे पहले आपका क्या आता है? भाबर आता है, फिर आपका क्या आता है? तराई आता है, फिर खादर आता है, फिर डेल्टा आता है। तो डेल्टा तो आपका लास्ट में हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। भाबर आपके मोटे मोटे पत्थर होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी फैलता है तो तराई बनती है, फिर उसके बाद खादर यानी नवीन मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। नवीन मिट्टी यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर बांगर भी दिया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी यहाँ पर आपका, डी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, डंफला और मीरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो डंफला की पहाड़ियाँ और मीरी की पहाड़ियाँ ये आपकी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो डंफला और मीरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी? अरुणाचल में यहाँ पर हो जाएगी। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पर है? तो मिकिर की पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? असम में हो जाएगी मिकिर की पहाड़ियाँ। आगे देखिए, मंकालू, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ शिखर अवस्थित है। तो मंकालू, अन्नपूर्णा और गोसाईनाथ शिखर जो है ये आपके कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपके मध्य हिमालय में अवस्थित है। याद रखिएगा, मंकालू, अन्नपूर्णा और आपके गोसाईनाथ ये आपके कहाँ पर है? ये मध्य हिमालय में आपके अवस्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, मर्ग, बुग्याल और पयार प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के किस विभाग में स्थित है? तो मर्ग है, बुग्याल है और पयार ये चारागाह के नाम हैं। मर्ग, बुग्याल और पयार
इन्हें अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। मर्ग भी बोल दिया जाए, बुग्याल बोल दिया जाए, पयार भी बोल दिया जाता है। तो ये आपकी किस विभाग में स्थित है, यानी किस हिमालय में ये आपके स्थित है? तो ये हिमाचल हिमालय में आपकी स्थित है, यानी मध्य या लघु हिमालय में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने किया? तो अरावली ने जिस समय अपना रूप धारण किया उस समय किसने धारण किया था, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये आपके नल्ला मलाई की श्रृंखला है, नल्ला मलाई श्रृंखला। तो ऐसा कौन सा पर्वत श्रृंखला है जिसने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने किया? तो ये नल्ला मलाई की श्रृंखला है। तो याद रखिएगा, नल्ला मलाई। अच्छा सवाल है। सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो सह्याद्री जो है ये आपके वंशोत्तर पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, यानी अपशिष्ट भी नहीं है, वलित भी नहीं है और ज्वालामुखी भी नहीं है। ये वंशोत्तर जो पर्वत है इसका उदाहरण है सह्याद्री। अगला सवाल है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिणी भाग में किस नाम से जानते हैं? तो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको दक्षिणी भाग में किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग जो है, जैसे ये पूर्वी तटीय मैदान है आपका, तो इसका जो दक्षिणी भाग है इसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। और आपसे पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है ये भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर पूर्वी तटीय मैदानी का दक्षिणी भाग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर यहाँ पर करोगे? कोरोमंडल आपको आंसर करना है। ठीक है, और यहाँ पर इसका पूछा जाए तो मालाबार आप आंसर करोगे, तो यहाँ पर कोरोमंडल आपको आंसर करना है। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग आपका कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कूट का चयन करना है। कयाल मालाबार तट की विशिष्ट आकृतियां हैं। गारो खासी पहाड़ियां मेघालय पठार पर स्थित है। जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणियां उत्तराखंड में स्थित है। तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, कयाल मालाबार तट की विशिष्ट आकृतियां ये हम देख चुके हैं, ये बात बिल्कुल सही है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां आपकी मेघालय पठार का हिस्सा है, तो 2 भी यहाँ पर सही है। जास्कर और पीर पंजाल की श्रेणियां उत्तराखंड में है। अब यहाँ पर जास्कर उत्तराखंड में नहीं आता है, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो गई। तो जास्कर और पीर पंजाल ये आपकी दोनों उत्तराखंड में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों बातें गलत हो गई। तो 1 और 2 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? तो चुंबी घाटी जो है वो किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? तो ये आपके भारत, भूटान और तिब्बत के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है। तो भारत है, भूटान है और तिब्बत है। तो याद रखिएगा, चुंबी घाटी जो है ये भारत में, भूटान में और तिब्बत में, इनके प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है। ठीक है, एक तो ब से भारत हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और तिब्बत याद कर लेना। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य में स्थित है? तो पूछा जा सकता है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो नीलगिरी के बाद में आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी आती है और उनके मध्य में आपका पालघाट स्थित है। तो नीलगिरी के बाद आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी आती है, उसके बाद में ही आपका पालघाट जो है वो स्थित है, यानी बीच में। ठीक है, और अगर आपसे थालघाट पूछा जाए, थालघाट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रख सकते हो आप मुन्ना से। तो ये मुंबई टू नासिक होता है आपका थालघाट। ठीक है, आगे देखिए, सुमेलित यहाँ पर करना है आपको, तो सुमेलित कीजिए इसको। मुर्खा घाटी, जुगू घाटी, सांगला घाटी और थुथांग घाटी, सिक्किम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो मिलान करने वाला सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मुर्खा घाटी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, यानी मरखा घाटी। और यहाँ पर जुक्कू घाटी कहाँ पर हो जाएगी आपकी? जुक्कू घाटी आपकी नागालैंड में यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, जुक्कू घाटी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? नागालैंड में यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सांगला घाटी अगर आपसे पूछी जाए तो सांगला घाटी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? हिमाचल में हो जाएगी। और थुथांग घाटी आपकी सिक्किम में हो जाएगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। तो मरखा आपकी जम्मू कश्मीर में है, जुक्कू घाटी नागालैंड में है, सांगला घाटी अगर पूछी जाए तो हिमाचल में है और थुथांग घाटी सिक्किम में है। तो सांगला हिमाचल याद रखिएगा, जम्मू मरखा याद रखना, जुक्कू घाटी आपकी कहाँ पर है? नागालैंड में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ध्रुवीय जलवायु निरूपित करता है। तो ध्रुवीय जलवायु किससे निरूपित की जाती है? तो ये भी बढ़िया सवाल है। तो ये ई से निरूपित की जाती है, ध्रुवीय जलवायु आपकी ई से निरूपित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय श्रृंखला किसने दी थी? तो भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये किसके द्वारा दी गई थी? तो 1686 में ये हेली के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? हेली के द्वारा दी गई थी, लेकिन कब दी गई थी? 1686 में दी गई थी। तो याद रखिएगा, भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की जो विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना है, तो ये किसके द्वारा दी गई थी? तापीय संकल्पना। तो ये आपके हेली के द्वारा दी गई थी।
और हेली के द्वारा भी आपकी कब दी गई थी? 1686 में दी गई थी। तो 1686 से याद कर लेना। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर तमिलनाडु आपके उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश प्राप्त करता है और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक यहाँ पर प्राप्त करता है। यानी जो दक्षिण के हैं वो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। देखो नाम से तो ऐसा लग रहा होगा उत्तर पूर्वी मानसून, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून उधर से घूम के आता है और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक इससे वर्षा प्राप्त करते हैं, गुजरात प्राप्त नहीं करता है। तो 1/3 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो मानसून का प्रभाव प्रबल बनता है, ये कौन सा कारक प्रबल बनाता है? तो मार्च अप्रैल में क्या होता है? चिली अर्जेंटीना उच्च वायुदाब, इसके कारण होता है। मार्च अप्रैल में चिली अर्जेंटीना में आपका उच्च वायुदाब होता है, इसकी वजह से मानसून का प्रभाव भारत में जो है वो प्रबल बनता है। तो याद रखना, मार्च अप्रैल में चिली अर्जेंटीना उच्च वायुदाब। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इससे सबसे पहले वर्षा कहाँ पर मिलती है? तो बेसिक सा सवाल है, बताइए। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कोलकाता, रांची, मुंबई, अगरतला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगरतला हो जाएगा। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इससे सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है? यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगरतला में होती है। उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर से भी उच्चतम मौसमी वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये आपकी कोरोमंडल तट के सहारे होती है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। ICD-Z से क्या तात्पर्य है? तो आपका होता है ITCZ से क्या तात्पर्य है? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो याद रखना, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तो मानसूनी वर्षा में जो आपकी क्षेत्रीय भिन्नता है ये किस में आपकी सहायक है? तो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में ये सहायक है, क्षेत्रीय भिन्नता। तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु BSH प्रतीक है? तो कौन सी जलवायु यहाँ पर BSH प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय घास मैदानी जलवायु जो है ये BSH प्रतीक है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो पूछा जाए तो याद रखना, BSH किसे कहा जाएगा? तो उष्ण कटिबंधीय घास मैदानी जलवायु को कहा जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल नीनो से संबंधित नहीं है? तो अल नीनो से संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन नहीं है? यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, यह एक संकरी गर्म समुद्र जलधारा है, यह चक्रवाती मौसम को जन्म देती है, यह दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के पास चलती है। तो कौन सा यहाँ पर आपका जो है वो गलत है? तो ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, ये बात बिल्कुल सही है, अल नीनो। और अल नीनो जो है ये गर्म जलधारा है आपकी, ये बात भी सही है। और ये दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के पास से चलती है। तो याद रखना, जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पेरू तट के पास से ये चलती है, ये बात भी सही है। ये चक्रवाती मौसम को जन्म देती है, ये बात यहाँ पर आपकी गलत है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में यहाँ पर सही नहीं है? तो मानसून तंत्र के बारे में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रभावित करती है, तो ये बिल्कुल प्रभावित करती है। पीक कोटेश्वरम वायु संचरण संबंध, तो पीक कोटेश्वरम वायु संचरण संबंध प्रभावित करता है। वायु राशि सिद्धांत ITCZ विस्थापन, तो ये भी प्रभावित करता है। अल नीनो दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी, बी यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, ये आपके जो है दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून, ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें बी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो भारतीय मानसून के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है, 6 माह में हवाओं का क्रम उलट जाता है, तिब्बत का पठार आगमन प्रभावित करता है, मोनेक्स अनुसंधान अभियान है। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत है? तो मोनेक्स जो है ये अनुसंधान अभियान है, 6 माह में हवाओं का क्रम उलट जाता है, ये बात भी सही है। तिब्बत का पठार आगमन प्रभावित करता है, ये बात भी आपकी सही है। लेकिन भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है, ये बात यहाँ गलत हो जाएगी। अगला सवाल है, काल वैसाखी संबंधित है। तो काल वैसाखी किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है आपकी काल वैसाखी। आम्र वर्षा भारत के किस क्षेत्र में या किस राज्य से संबंधित है? तो ये हम देख चुके हैं, मैंगो सावर्स इन्हें कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पर होती है? तो दक्षिणी भारत में कर्नाटक साइड में होती है। फूलों वाली बौछार संबंधित है, तो फूलों वाली बौछार भी आपकी किससे संबंधित है? ये केरल से संबंधित है।
फूलों वाली बौछार किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस कारण से उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर होती है। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो मासिन राम जो है ये आपका मेघालय में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल आप लोगों के लिए, मासिन राम जो है ये गारो खासी जयंतिया जो 3 पहाड़ियां हैं उनमें से किस में स्थित है, ये आपको बताना है। गारो खासी जयंतिया में से मासिन राम किस में स्थित है? मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तो मानसूनी वर्षा में जो क्षेत्रीय भिन्नता है ये किस में सहायक है आपकी? तो ये हम देख चुके हैं, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सहायक है। अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो ये थोड़े से डेंजर सवाल है, फिर भी ध्यान रखना है आपको। अगस्त माह में भारत में जो उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है ये धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो ये आपकी 27 डिग्री उत्तर पर प्रवाहित होती है। 27 डिग्री उत्तर पर यह प्रवाहित होती है। यहां पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? मालाबार तट AMW, कोरोमंडल तट AS, कोंकण तट BSHW और उत्कल तट आपका AW। तो कौन सा यहां पर आपका सुमेलित नहीं है? तो मालाबार तट AMW सही है, कोरोमंडल तट आपका AS यहां पर सही है। ठीक है, तो कोरोमंडल वाला तो आपका AS हो गया, मालाबार वाला आपका कौन सा हो गया? AMW यहां पर हो गया। उत्कल तट जो है उसे AW से यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उत्कल तट यहां पर AW हो गया। कोंकण तट यहां पर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो सी यहां पर आपका गलत हो जाएगा। BSHW जो दिया गया है ये गलत है। BSHW आपके अर्ध शुष्क वाले एरिया में पाई जाती है, ये आपको पता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में W किसको संदर्भित करता है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जो W है ये किसको संदर्भित करता है? तो शुष्क शीत ऋतु को ये संदर्भित करता है। तो W जो है ये किसको संदर्भित करेगा? तो याद रखिएगा W आपका किसको संदर्भित करता है? शुष्क शीत ऋतु को संदर्भित करता है। शुष्क शीत ऋतु अल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यतः होती है। तो अल नीनो जो होता है इससे मानसून में, भारत के मानसून में अपेक्षित क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये विलंब होता है, वह शिथिलता होती है। तो डी यहाँ पर आपका सही है, क्योंकि अल नीनो जो है ये आपकी गर्म जलधारा है, तो विलंब होता है और शिथिलता होती है। डी यहाँ पर आपका सही है। भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो अरावली का पर्वत पाद क्षेत्र जो है यह आपका न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है। भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने की प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जलवायु प्रदेशों में पहली बार विभक्त करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपके H.E. ब्लेनफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा H.E. ब्लेनफोर्ड जो है इसके द्वारा यह प्रयास किया गया था, पूछा जा सकता है। तो H.E. ब्लेनफोर्ड के द्वारा यह प्रयास किया गया था जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का सबसे प्रथम प्रयास। पश्चिमी बंगाल में नार्वेस्टर कहलाते हैं। तो पश्चिमी बंगाल में जो नार्वेस्टर होती है वो काल वैसाखी को ही कहा जाता है। बी यहां पर सही है। किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो भारत का जो मानसून है और तिब्बतियन पठार जो है इनके बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ये पी कोटेश्वरम के द्वारा यहां पर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पी कोटेश्वरम के द्वारा भारतीय मानसून और तिब्बतियन पठार के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया था। कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो मानसून सिद्धांत से संबंधित कौन सा विद्वान यहां पर नहीं है? फ्लोन, रामनाथन, कोटेश्वरम, कोनार्ड। तो यहां पर कोनार्ड जो है ये मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फ्लोन आपका हो जाएगा, इसके अलावा पी कोटेश्वरम यहां पर हो जाएगा और रामनाथन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, रामनाथन भी याद कर लेना, फ्लोन भी है, रामनाथन भी है, कोटेश्वरम भी है। अगला सवाल है, पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहां पर असत्य है? यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, नमी कैस्पियन सागर एवं फारस खाड़ी से, भारत कभी अधिविष्ट अवस्था में नहीं, जेट स्ट्रीम की भूमिका महत्वपूर्ण। तो यहां पर कौन सा कथन जो है वो असत्य है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में? तो यहां पर सी जो है ये आपका गलत है, बाकी यहां पर आपका सही है। ठीक है, कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से जेट स्ट्रीम की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है। तो शीत ऋतु जब आती है तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है इसमें मानसून की सामान्य स्थिति क्या रहती है? तो ये आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्नाटक पठार के साथ, विंध्याचल पर्वत के तलहटी के साथ, कर्क रेखा से ठीक ऊपर हिमालय के दक्षिणी ढाल के साथ। तो शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति क्या होती है? तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति होती है हिमालय के दक्षिणी ढाल के साथ। तो हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है उसके साथ इसकी स्थिति रहती है शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की। जुलाई में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICMD
ITCZ, तो ये इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, ITCZ स्थित होता है। तो जुलाई में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पर स्थित होता है? तो ये आपका 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर स्थित होता है। 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर स्थित होता है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? तो मानसून किससे प्रभावित नहीं होता है? तो बताइए किससे प्रभावित नहीं होगा? ITCZ की विस्थापन से तो प्रभावित होगा, भूमि एवं सागरीय भागों का गर्म होने से भी प्रभावित होगा, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के विस्थापन से भी प्रभावित होगा, नॉर्वेस्टर से प्रभावित नहीं होगा। डी यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है? कोरिओलिस बल पृथ्वी घूर्णन परिणाम, कोरिओलिस बल विषुवत न्यूनतम, फेरल नियमानुसार बाईं ओर विक्षेपित, पवन वेग ब्यूफोर्ड स्केल द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका सी जो है ये सही नहीं है। कोपेन के अनुसार AMW जलवायु भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो AMW अभी हम देख चुके हैं भारत के किन राज्यों में पाई जाएगी, तो गोवा के दक्षिणी पश्चिमी तट पर ये पाई जाएगी। ठीक है, AMW आपकी इधर की साइड पाई जाएगी, मालाबार साइड, तो गोवा के दक्षिणी पश्चिमी तट पर ये पाई जाएगी। आगे देखिए, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? तो मानसूनी वर्षा की विशेषता यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून मौसमी है, तो ये बात सही है। तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय से अधिक वर्षा होती है, पूर्वी जेठ धारा सिंधु गंगा स्थानांतरण, मध्य भारत लौटते मानसून से वर्षा। तो यहाँ पर मध्य भारत में लौटते मानसून से वर्षा ये एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर बी जो है ये आपका सही नहीं है। ठीक है, मध्य भारत लौटते मानसून से वर्षा, तो ये मध्य भारत में नहीं होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये सबसे पहले आपका कहां पर पहुंचता है? तो ये केरल तट पर पहुंचता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा कथन यहां पर सही है? दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, तो दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि पूर्व से पश्चिम घटती है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों आपके सही हो जाएंगे। दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, तो दक्षिणी भारत से अगर उत्तरी भारत की ओर चलोगे तो मानसून की अवधि घटेगी, और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि पूर्व से पश्चिम घटती है, तो पूर्व से पश्चिम घटती है, ये बात भी आपकी सही है उत्तरी भारत में। अब अपवाह तंत्र के बारे में देखिए, अपवाह तंत्र से संबंधित सवाल देखिए। कौन सी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र के दाएं किनारे पर मिलती है? तो ऐसी कौन सी सहायक नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र के आपके कहां पर मिलती है? दाएं किनारे पर मिलती है। तो पूछा जा सकता है सुबनसिरी, कामेंग, बूढ़ी रिहंग, धनसिरी और संकोस। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, दाएं किनारे से कौन सी मिलती है, यानी राइट साइड से आपकी कौन सी मिलेगी? तो एक तो आपकी सुबनसिरी मिलती है, एक आपकी कामेंग मिलती है और एक आपकी यहां पर संकोस मिलती है। तो ये तीन नदियां जो है ये आपकी दाएं किनारे से मिलती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नदी की पहचान कीजिए। यहां पर आपको नदी की पहचान करनी है। हिमालय की सबसे पश्चिम उद्गम आपका भोकरचू हिमनद से और सिंगी खबान नाम है, और लद्दाख श्रेणी काटकर गोर्ज निर्माण। तो ये आपकी कौन सी नदी यहां पर हो जाएगी? तो ये सिंधु नदी यहां पर हो जाएगी। डी यहां पर आपका सही है, भोकरचू हिमनद से इसका उद्गम होता है। हेमावती व काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो हेमावती और काबिनी आपकी किसकी सहायक नदियां यहां पर हो जाएगी? तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं, हेमावती और काबिनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो कौन सी नदी जो है ये सर्वाधिक प्रदूषित है आपकी? तो वर्तमान में यमुना आपकी सर्वाधिक प्रदूषित है। बी यहां पर आपका सही होगा। प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों के संबंध में कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है? तो प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों के संबंध में कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है? कावेरी नदी ज्वार नदमुख निर्माण करती है, ये बात यहां पर आपकी बिल्कुल गलत है। कावेरी नदी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, अफवाह बेसिन आकार में छोटे होते हैं, पश्चिमी घाट प्रमुख जल विभाजक है, नर्मदा तथा ताप्ती ज्वार नदमुख निर्माण करती है। तो ये यहाँ पर तीनों सही है, लेकिन डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? झील और राज्य यहाँ पर दिया गया है। भीमताल उत्तराखंड, पुलिकट आपकी तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर, रूपकुंड आपकी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर गलत आपकी कौन सी हो जाएगी? तो भीमताल तो उत्तराखंड में, लोकटक मणिपुर में है, पुलिकट तमिलनाडु में, रूपकुंड आपकी हिमाचल प्रदेश गलत दिया गया है। तो डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार से विभक्त करती है? तो कौन सी नदी तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार से अलग करती है, यह आपको बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। सी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? तो पूर्णा, गिरना और पंजारा ये किस नदी की सहायक नदियां हैं?
तो ये ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। तो पूर्णा, गिरना और पंजारा किसकी सहायक नदियाँ हैं? ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। तो मंडोवी, भरतपुंजा, शरावती, इंद्रावती। तो इंद्रावती जो है दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, नदी के नाम और उसके उद्गम स्थल से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो आपका गलत हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र मानसरोवर, सिंधु आपकी पश्चिमी घाट, भागीरथी गोमुख ग्लेशियर, नर्मदा अमरकंटक मैकाल हिल्स। तो यहाँ पर गलत आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु पश्चिमी घाट यहाँ पर बिल्कुल गलत है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर, भागीरथी गोमुख ग्लेशियर, नर्मदा आपकी अमरकंटक मैकाल हिल्स से निकलती है। नदी जो कि गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है, तो गंगा नदी तंत्र का अंग कौन सी नदी यहाँ पर नहीं है? तो चिनाब जो है ये गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है, डी यहाँ पर आपका सही होगा। गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का प्रमुख कारण है। तो कोलीफॉर्म जीवाणु जो है ये गंगा नदी में पाए जाते हैं, और इनका होने का मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इनका होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? मृतकों के शवों को जल में बहाना। तो मृतकों के जो शव है वो जल में बहाए जाते हैं, इसी वजह से ये कोलीफॉर्म जीवाणु प्रचुर मात्रा में गंगा में पाए जाते हैं। आगे देखिए, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी जो है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाएगा तिब्बत में, यह आपसे पूछा गया। तो इसे सिंगी खब्बान के नाम से जाना जाता है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, सिंगी खब्बान के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है सिंधु नदी को। धुआंधार जलप्रपात जो है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है ये किस नदी के किनारे आपकी स्थित है? तो ये झेलम नदी के किनारे आपकी स्थित है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजपाद में सम्मिलित नहीं है? तो पंजपाद में आपकी कौन सी नदी यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो सिंधु नदी जो है ये आपकी पंचपाद में सम्मिलित नहीं है। सतलज है, झेलम है, रावी है, लेकिन सिंधु यहाँ पर आपकी पंचपाद में सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल देखिए, पुलिकट झील अवस्थित है। तो पुलिकट झील आपकी तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी मणिपुर में हो जाएगी। भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदियां हैं। तो भीमा और तुंगभद्रा जो सहायक नदियां हैं ये आपको बताना है। तो भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदियां किसकी सहायक नदियां हो जाएगी? ये कृष्णा की सहायक नदियां हो जाएगी। इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन आपका हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी आपकी हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सी नदियां यहाँ पर गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मेज, मैनाल, मोरेन, मानसी, याजम। तो यहाँ पर एक तो मोरेन, इसके अलावा एक आपकी याजम, ये आपके गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो है ये किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रुद्रप्रयाग आपका मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर आपका रुद्रप्रयाग स्थित है। अगला सवाल है, गुम्फित नदी की विशेषता है। तो गुम्फित नदी जो है इसकी क्या विशेषता यहाँ पर हो जाएगी? तो नदी के निचले भाग के प्रवाह की। तो नदी के निचले भाग के प्रवाह की विशेषता इसकी है, डी यहाँ पर आपका सही है, गुम्फित नदी। त्र्यंबकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत है? तो त्र्यंबकेश्वर श्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है? तो गोदावरी का उद्गम आपका त्र्यंबकेश्वर से होता है, तो बी यहाँ पर आपका सही है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी आपकी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है, ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तवा नदी आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किस नदी को यहाँ पर कहा जाता है? तो दामोदर को कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत में मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है मैदानी क्षेत्रों में, बी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? तो कौन सी नदी घाटी आपकी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? देखो कोसी तो है, तो सी तो यहाँ पर आपका, थर्ड तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, तो थर्ड जहाँ पे है ये तो गलत हो गया। तो 1 2 4 ये आपका यहाँ पर बचता है, तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। पेनगंगा, सिंधु, कावेरी जो है ये आपके बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील है? तो मानसरोवर झील से आपकी कौन सी नदी का उद्गम होता है? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और चिनाब। तो ये आपको बताना है
कौन सा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो अच्छा, मानसरोवर झील के निकट से नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है? तो यहाँ पर सतलज का होता है, ब्रह्मपुत्र का होता है और सिंधु का होता है, चिनाब का यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। कोयना किसकी सहायक नदी है? तो कोयना जो है ये किसकी सहायक नदी है आपकी, ये आपको बताना है। तो कोयना आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा से में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? तो गंगा में दक्षिण की ओर से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो गोमती नदी जो है ये गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है, सोन, यमुना और पुनपुन मिलती है। तो ये आप याद रखिएगा, गोमती यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए यहाँ पर, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में अलकनंदा से मिल जाती है। तो भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये आपको बताना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड में अलकनंदा से मिलती है भागीरथी, तो ये कौन सा प्रयाग हो जाएगा आपका? देवप्रयाग हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा का यहाँ पर संगम होगा देवप्रयाग। छोटी एवं त्रिउ नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती है, उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण यहाँ पर हो जाएगी? तो बताइए भैया, ये किसका उदाहरण यहाँ पर हो जाएगी? तो ये समानांतर अपवाह का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगी। सी यहाँ पर आपको बिल्कुल सही है। नदी व सहायक नदी को कौन सा सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है? तो महानदी हसदो यहाँ पर बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? तो क्रेटर झील का उदाहरण यहाँ पर कौन सी झील आपकी हो जाएगी? तो लोनार झील जो है ये आपकी क्रेटर झील का उदाहरण हो जाएगी। इसको हम कैसे याद रखते हैं? देखो, महापोलो से आपको याद रखना है, एक तो पोवाई झील और एक लोनार झील, ये दोनों कहाँ पर है? आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है। और ये जो लोनार झील है ये आपकी जो है क्रेटर झील का भी उदाहरण है। गंगा की सहायक नदी यहाँ पर कौन सी आपकी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी गोमती है, घाघरा है, सोन है, मानस यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को यहाँ पर जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोकुर झील का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो गोकुर झील का निर्माण किस अवस्था में होता है बताइए? तो प्रौढ़ावस्था में होता है। किस में होता है? प्रौढ़ावस्था में गोकुर झील का निर्माण होता है। अगला सवाल देखिए, हिमालय नदियां सतत वाहिनी है, कारण उद्गम हिमानियों में है। तो हिमालय नदियां सतत वाहिनी है, कारण है उद्गम हिमानियों में है। तो इसका राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पर दोनों कथन सही है और ये जो है पुष्टि भी करता है, तो सी यहां पर आपका सही होगा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं उसमें लंबाई में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आपको पता ही है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें से कौन सी नदियां आपकी सबसे छोटी है ये आपको बताना है। अब यहाँ पर महानदी भी दी गई है, तो महानदी यहाँ पर आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, 48 में डी होगा। कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है, तो कोसी और काली सिंध नदियां किससे जुड़ी हुई है? तो कोसी और काली सिंध नदियां जो है ये आपकी गंगा नदी के प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम का निर्माण करती है? तो ये कौन सी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम का निर्माण करती है? तो ये कौन सी आपकी हो जाएगी? तो ये कावेरी नदी यहाँ पर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कावेरी नदी यहाँ पर हो जाएगी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश पूर्व की ओर, ऐसा क्यों है? रेखीय विभ्रंश घाटी, विंध्यन सतपुड़ा बीच, भूमि ढलान। तो ऐसा किस वजह से है ये आपको बताना है। तो ऐसा किस वजह से हो जाएगा? ये आपका रेखीय विभ्रंश घाटी की वजह से हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले यू टर्न लेती है, क्यों? तो ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले यू टर्न लेती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन की वजह से होता है। तो तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन की वजह से ऐसा होता है। सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? गोविंद सागर सतलज, उकई जलाशय ताप्ती, कोलेरू झील कृष्णा, वुलर झील झेलम। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? कोलेरू झील आपका जो है वो कृष्णा यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, कोलेरू झील कहाँ पर हो जाएगी? आपकी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। आगे देखिए, किस एक स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ चली जाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है? तो ये ऐसा कौन सा स्थान है? तो अमरकंटक है। ए यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में कौन सी नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर नहीं है? तो भारत में आपका सतलज नदी का उद्गम स्थल नहीं है, मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर देखिए, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ नहीं हैं, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियाँ नहीं हैं। कौन सा कथन यहाँ पर आप बताइए सही है, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ नहीं है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियाँ नहीं है, दोनों गलत है। ठीक है, आगे देखिए, जलप्रपात नदी में युग्म सुमेलित है। तो जलप्रपात और नदी में युग्म सुमेलित है। कपिल धारा आपकी गोदावरी, जोग शरावती और शिव समुद्रम कावेरी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जोग आपकी शरावती, जोग जलप्रपात आपकी शरावती नदी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। कपिल धारा आपकी गोदावरी नदी पर नहीं है, ये आपका शायद नर्मदा नदी पर है, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ पठार, गोदावरी का उद्भव महाराष्ट्र, ताप्ती का उद्भव मध्य प्रदेश, कावेरी का उद्भव आंध्र प्रदेश। तो ये कावेरी का यहाँ पर गलत दिया गया है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए सही अनुक्रम यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले शोक, फिर जासकर, फिर आपकी स्पीति और सतलज यहाँ पर हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही है, शोक, जासकर, स्पीति और सतलज। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में? तो सुवर्ण रेखा, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। ये यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है? तो किस नदी का उद्गम आपका विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम आपका विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो पार्वती नदी का उद्गम आपका विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है। किन वर्षों में क्रमशः गंगा और यमुना एक्शन प्लान प्रारंभ किए गए? तो गंगा और यमुना एक्शन प्लान आपके कब प्रारंभ हुए थे? तो ये 1985 में गंगा वाला हुआ था, 1993 में आपका यमुना वाला हुआ था। बी यहाँ पर आपका सही है। अब अगला सवाल देखिए, प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित सवाल देखिए। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किसमें पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये चेंज हो चुकी है, फिर भी ये सवाल आपका 2025 में पूछा गया है, तो इसका आंसर देखना बनता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किसमें पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये गुजरात में था। ठीक है, कहाँ के बाद पूछा गया है? पश्चिम बंगाल के बाद। तो बंगाल के बाद कहाँ? गुजरात में था। तो डी यहाँ पर सही है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? तो पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि आपकी कहाँ पर मिलती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में मिलती है। अगला सवाल है, भारत में जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है भारत में, वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन वहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन वहाँ पर पाए जाएंगे। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो आर्द्र सदाबहार वन कौन से क्षेत्र में आपके नहीं पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में तो मिलते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी भारत में भी मिलते हैं, अंडमान निकोबार में भी मिलते हैं, गंगा डेल्टा में ये नहीं मिलेंगे। मिष्टी पर्ल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है? तो मिष्टी पर्ल अभी एग्जाम में पूछी गई थी, तो याद रखना है ये आपके मैंग्रोव वन से संबंधित है। ए यहाँ पर आपका सही है। ISFR 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण तथा वृक्षावरण था? तो वनावरण वृक्षावरण दोनों यहाँ पर पूछा गया है। ये रिपोर्ट आपकी 2023 वाली यहाँ पर पूछी गई है, तो यहाँ पर 25.17 आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। बर्टलैंड रिपोर्ट आपकी 1987, एजेंडा 21 रियो सम्मेलन, स्टॉकहोम थीम सतत विकास। तो यहाँ पर कौन सा आपका जो है वो सही है? तो ए और बी यहाँ पर आपका सही है। बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 और एजेंडा 21 रियो सम्मेलन, बी यहाँ पर आपका सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण था? देखो 2021 वाला अभी नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो किस तरीके का सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है। उस समय आपका मिजोरम में था। आगे देखिए, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किनकी? मैंग्रोव वनों की। तो मैंग्रोव वनों की सुंदरी एक क्या है? महत्वपूर्ण प्रजाति है। समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर आपके क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो कि हम देख चुके हैं। अगला सवाल है, तेंदू, पलास, बेल, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो ये किसके सामान्य वृक्ष हैं? शुष्क पर्णपाती वनों के ये सामान्य वृक्ष हो जाएंगे। तेंदू, पलास, बेल और खेर शुष्क पर्णपाती वनों के ये सामान्य वृक्ष हैं। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार के वन आपको देखने को मिलेंगे? हिमालय की बात यहाँ पर की जा रही है।
तो बताइए, यहाँ पर भी आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वन ही देखने को मिलेंगे। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपके अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? तो तमिलनाडु तट के सहारे ये पाए जाते हैं। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन किन नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं? ये भी बेसिक सा सवाल है। तो गंगा, गोदावरी और कृष्णा, इनके तटीय भागों में आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, तीनों में पाए जाते हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। ज्वारीय वन पाए जाते हैं, तो ज्वारीय वन कहाँ पर पाए जाएंगे? तो डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो लाल लकड़ी और ताड़ का पेड़ किस प्रकार के वनों में आपके पाए जाएंगे? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ही पाए जाएंगे, लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़। अगला सवाल है, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन जहाँ नहीं मिलते हैं वो है। तो उष्ण आर्द्र सदाबहार वन जहाँ नहीं मिलते हैं वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो आर्द्र सदाबहार वन आपके कहाँ पर नहीं मिलते हैं? पश्चिमी घाट के पवनमुखी ढालों पर, मणिपुर, नागालैंड, या पश्चिमी घाट के पवन विमुखी ढालों पर? तो पश्चिमी घाट के पवन विमुखी ढालों पर ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, विमुखी ढालों पर ये नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मैंग्रोव वन नहीं है, तो कहाँ पर मैंग्रोव वन नहीं है? गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, नर्मदा ज्वार नदमुख, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा ज्वार नदमुख, यहाँ पर आपके मैंग्रोव वन नहीं है। निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? तो सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है भारत के वन, यह आपको बताना है। तो किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये कौन से वन आपके हो जाएंगे? पूछा जा सकता है ऐसा सवाल। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन आपके सर्वाधिक विस्तृत है, डी यहाँ पर आपका सही है। भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो ये तो आपका देहरादून में स्थित है, ए यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से किसे उपवन नगर आंदोलन के शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो उपवन नगर आंदोलन के शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपके हार्वर्ड ई को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? हार्वर्ड ई को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो किस राज्य में आपके सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में आपके सर्वाधिक वन क्षेत्र है। हालांकि ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया था, फिर भी अभी वर्तमान में भी आपके मध्य प्रदेश में ही है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से आपकी प्राप्त होती है? तो ये आपके हिमालयन यू से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे प्राप्त होती है? हिमालयन यू से। अब ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूछा गया था सवाल 2022 में। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है? तो अभी पूछा जाएगा, तो अभी की रिपोर्ट के अनुसार ये सवाल आपका दोबारा से रिपीट हो सकता है, तो याद रखिएगा। इसमें तो मिजोरम था, बट आपको अभी का याद करना है। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था। तो सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये 1976 में आपका हुआ था। तो सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1976 में आपका हुआ था। अगला सवाल है, कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्वत नीले फूलों से हरा भरा है जो 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होते हैं। तो कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्वत नीले फूलों से हरा भरा है जो 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होते हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे? नीला कुरुंजी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? नीला कुरुंजी। ठीक है, कर्नाटक के मंडल पट्टी पर्वत नीले फूलों से हरा भरा है और ये 12 वर्षों में ही एक बार पुष्पित होता है, नीला कुरुंजी। निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? तो शंकुधारी जो वन है उसका वृक्ष यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है आपका? स्प्रूस, फर, लार्च। तो महोगनी यहाँ पर नहीं है। 16 वन है। 16 वन कौन से वन आपके हो जाएंगे? तो आर्द्र शीतोष्ण वन जो होते हैं उन्हें ही 16 वन कहा जाता है। कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित है? खेजडली आपका अमृता देवी, चिपको गोरा देवी, अप्पिको कर्नाटक। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित है? तो तीनों सही सुमेलित है। यहाँ पर चिपको गोरा देवी भी सही है, अप्पिको कर्नाटक सही है, खेजडली आपका अमृता देवी विष्णोई सही है। अगला सवाल देखिए, पत्ती कूड़ा तेजी से विघटित होता है, विविध प्रकार के पौधे अधिपादप, यह किसका सटीक विवरण है? तो पत्ती कूड़ा जो है ये तेजी से विघटित होता है, विविध प्रकार के पौधे अधिपादप, यह किसका सटीक विवरण है? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का सटीक विवरण है। चिपवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो चिपवरम मैंग्रोव जो है ये आपके किस राज्य में स्थित है, पूछा जा सकता है। तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। चिपवरम मैंग्रोव जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। भारत में ज्वारीय वन का उप प्रकार संबंधित है। तो भारत में जो ज्वारीय वन पाए जाते हैं उनका उप प्रकार किससे संबंधित है?
तो ये आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन में संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं है? तो मैंग्रोव वन कहाँ पर नहीं है ये आपको बताना है। तो अंडमान निकोबार, पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन, महानदी गोदावरी डेल्टा, केरल का तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर डी आपका सही होगा, केरल का तटीय क्षेत्र। तमपारा झील रामसर नमभूमि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमपारा झील रामसर नमभूमि जो है ये भारत के किस राज्य में आपकी स्थित है? तो ये भारत के आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो तमपारा झील रामसर नमभूमि स्थल जो है ये भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, तमपारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्र वेटलैंड नगर बना? तो प्रथम आर्द्र वेटलैंड नगर कौन सा बना है? ये तो पिछली बार का जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये कौन सा बना है? उदयपुर बना है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में आपका रामगढ़ विषधारी स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? पूछा जा सकता है। तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान यहाँ पर कौन सा रहा है? तो ये 7वां यहाँ पर रहा है। ठीक है। वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? तो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे 2016 में यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? यह आपसे पूछा गया है। तो ये मिश्रित विश्व विरासत स्थल का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 प्रघात अवशोषक के रूप में बफर के उद्देश्य के लिए घोषित किए गए थे। तो ये किसके लिए घोषित किए गए थे? तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए घोषित किए गए थे। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में निम्न में से किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो देखिए ये थोड़ी सी सवालों में मिस्टेक हो गई है, तो इनको मैं छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मिलान वाले सवाल है। देखो नॉर्मल सवाल है, आप कर सकते हो आराम से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मिलान वाले सवाल जो है ये टेलीग्राम पर मैं अलग से अपलोड आपके लिए कर दूंगा। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री जीवन योजना संबंधित है। तो ये जैव ईंधन से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है? ये जैव ईंधन से संबंधित है, पूछी जा सकती है। ये अभी 2025 में पूछी गई है। प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग तथा हिमालय गिरिपादीय भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ए यहाँ पर आपका सही होगा। तो प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी भाग की यह बात यहाँ पर की जा रही है। तो प्रायद्वीप में उत्तर पूर्वी भाग में आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन सा प्रदेश भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में आपका कौन सा शामिल नहीं है? हिमालय शामिल है, आपका पश्चिमी घाट शामिल है, पूर्वी घाट आपका शामिल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, निकोबार द्वीप भी आपका यहाँ पर शामिल हो जाएगा। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य के लिए विशिष्ट है? तो ये आपका हम देख चुके हैं, काजीरंगा अभ्यारण्य के लिए ये प्रसिद्ध है।